तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम या लिविंग वर्ल्ड। अब आप सोचेंगे सर आज कौन सा आप नया टॉपिक पढ़ाने लगे हैं। सुनिए, मैं आपको जल्दी से रिकैप कराता हूँ मैंने अब तक आपको क्या क्या कराया है। मैं चैप्टर उठाया था सेलुलर रेस्पिरेशन, और मैं इस चैप्टर में पहले आपको क्या कराया, स्टार्टिंग के दिन तो पहले मैंने आपको इसका डेफिनेशन में सब कुछ बताया कि कैसे डाइजेशन डिफरेंट है प्रोसेस, इसका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, ये सब बातें मैंने कर ली। और बोला कि सेल रेस्पिरेशन तो तब होगा जब पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, डाइजेशन सब में होना हो हाइड्रोलाइसिस सब में होगा। कुल मिला के यही था, मुद्दे की बात यही थी कि डाइजेशन सब में होना हाइड्रोलाइसिस तो होना ही पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ही सेल रेस्पिरेशन में जाता है। तो ये तो सेल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए धीरे धीरे टाइप्स देखे सेल रेस्पिरेशन का, ऑक्सीजन के यूज के बेसिस पर एरोबिक एनारोबिक देखे। उसके बाद फिर हम आने लगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर रेस्पिरेशन दो प्रकार का, फ्लोटिंग देखे, प्रोटोप्लाज्मिक देखे। फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी के कुछ बेसिक सवाल उठाए थे, लगभग 10 से 15 सवाल, ऐसे कॉमन सवाल किए जिससे कि हमारा दिमाग खुल सकता है। फिर वो सवाल हमने करने के बाद सीधा सीधी हम चैप्टर पर आना स्टार्ट किए। और हम चैप्टर में सबसे पहले क्या देखे कि ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। अब तक का हम सब कुछ देख चुके हैं। अब एक्चुअल में अब तक क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली टूट चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, और उससे आपको मिला क्या है? तो कल हम खाता तैयार किए थे। खाता में आपको क्या मिला? एटीपी तो डायरेक्ट मिला, वो तो अगर कहीं ना कहीं काम आना है तो काम आ जाएगा। लेकिन जो रेड्यूस्ड कंपाउंड मिला है, रेड्यूस्ड को एंजाइम, तो इस रेड्यूस्ड को एंजाइम का क्या करें? तो इस रेड्यूस्ड को एंजाइम का कराना है ऑक्सीडेशन। तो रेड्यूस्ड को एंजाइम का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? तो होगा ईटीएस पर। तो कुल मिला के हमको अब आगे पढ़ना तो क्या चाहिए? ईटीएस। लेकिन अभी हम ईटीएस नहीं पढ़ेंगे, हम ईटीएस कल से पढ़ेंगे। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, हम आज जो पढ़ेंगे ना, ये चीज मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ। मैं प्लांट फिजियोलॉजी जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पढ़ाया, वो खत्म हो गया। फिर मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस उठाया, तो फोटोसिंथेसिस उठाने के पहले मैंने एंजाइम पढ़ाया बहुत डिटेल में इन लोगों को। फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने लगातार इन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो फोटोसिंथेसिस सेल रेस्पिरेशन में काम आएंगे। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, देन सेल रेस्पिरेशन। लेकिन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, वो आज मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप ईटीएस को फील नहीं कर सकते। अब तक तो आप बहुत कुछ समझ गए सेल रेस्पिरेशन में बिना ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए, लेकिन ईटीएस को फील करने के लिए, समझने के लिए लॉजिकली आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और उसमें कुछ चीज याद करने वाले भी हैं, वो सारी चीजों को मैं एक जगह कंक्लूड करके आज आपके सामने बोर्ड पे पटक दूंगा मैं, और आप इसको तसल्ली से बैठ के समझ के याद कर लोगे। कुछ चीजें याद करने वाली होगी, सब चीजें नहीं। उसके बाद कल हम जब ईटीएस पढ़ेंगे तो उसमें वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, मजा ही आ जाएगा आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट, और आपको पता चल जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ा रहे हैं आज, जरूरी है। इसके बिना आप नहीं समझ सकते आगे, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये था कि रेड्यूस्ड कोएंजाइम का ईटीएस चलाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ईटीएस चला पाओगे, ठीक है। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने हेडिंग क्या डाला है, हेडिंग पढ़िए आप। मैंने हेडिंग डाला है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, जान लीजिए एक बात। पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे लिविंग सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जो भी लिविंग वर्ल्ड में है, एनर्जी का फ्लो दो ही तरीके से होता है, कोई तीसरा तरीका है नहीं एनर्जी के फ्लो का। और वो तरीका क्या है? एक तरीका है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, हम डिस्कस करेंगे अभी कैसे। और दूसरा तरीका है बाय फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे आज। और बाय फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी मूव करता है लिविंग सिस्टम में? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसके थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ही मूव करता है। और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बात तो सिखाया हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड की गई किसी में तो वो भी ऑक्सीडेशन है,
और किसी से अगर हाइड्रोजन रिमूव की गई है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही है। रिडक्शन क्या है? यदि किसी से हाइड्रोजन छीन ली गई तो वो क्या है? वो रिडक्शन है। सॉरी रिडक्शन है ना, हाइड्रोजन ऐड कर दी गई। अरे सब्जी वाला अगर डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में, सब्जी ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ठीक है। तो ये 2 घंटा दुकान खोलता आके चिल्लाता रहता है। रिडक्शन अगर किसी का हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है। ऑक्सीजन का रिमूवल से भी रिडक्शन होता है, केमिस्ट्री में होता है, यहाँ पे नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे यही 3 तरीके से होता है। उसमें भी ऑक्सीजन को ऐड करा के ऑक्सीडेशन कराना, ये बायोलॉजी में पूरी लिविंग वर्ल्ड में 2 ही जगह होता है। अभी आपको बताएंगे अभी कहाँ होता है, जहां पर एंजाइम होता है ऑक्सीडेज। लेकिन हाइड्रोजन को रिमूव करा के ऑक्सीडेशन कराने वाले स्टेप्स कई सारे हैं, जहां पर एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम में सब बताए हुए हैं। रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करा के, तो यहाँ पे एंजाइम होता है रिडक्टेज। पूरी लिविंग सिस्टम में इसी 3 तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। और इस दौरान जब किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ ही प्रोटॉन। अगर उससे प्रोटॉन नहीं हुआ तो लेकिन लिविंग सिस्टम में जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उससे प्रोटॉन बिल्कुल मिला के हाइड्रोजन निकल जाता है। ये देखो, और ये हाइड्रोजन किसी और को चला जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया। ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड था, ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड था, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो गया। पूरे लिविंग सिस्टम में इसी तरीके से हो रहा है। और इस दौरान इसकी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकला, वो इलेक्ट्रॉन अभी सिखाएंगे कैसे कैसे एनर्जी लेके जाएगा, इसकी एनर्जी इसको पहुंचा दिया। और इस कदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से एनर्जी। अब समझिएगा लिविंग सिस्टम ने क्या सीखा है कि ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, उस एनर्जी को किसी दूसरे कंपाउंड में कंजर्व कर लें, CH बॉन्ड के फॉर्म में या PH बॉन्ड के फॉर्म में। लिविंग सिस्टम ने, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन यही सीखा है कि अगर किसी के कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है तो हम उसको केमिकल बॉन्ड में कंजर्व कर लेंगे। और वो केमिकल बॉन्ड या तो CH बॉन्ड हो सकता है या तो वो PH बॉन्ड हो सकता है। CH बॉन्ड होगा तो उस दौरान एनर्जी का कंजर्वेशन जो हुआ है, एनर्जी रिलीज होगी किसी के ऑक्सीडेशन से। और अगर PH बॉन्ड है उसमें एनर्जी कंजर्व हो रहा है तो उस समय एनर्जी जो रिलीज हुई है जो इसमें PH बॉन्ड में कंजर्व होगी तो वो एनर्जी रिलीज होगी किसी के डीफॉस्फोराइलेशन से। आप समझ चुके होंगे कि हम आगे कौन सा सीन क्रिएट करने जा रहे हैं। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कैसे एनर्जी का फ्लो होता है। मैं आपके सामने ये डायग्राम पहले से बना के रखा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं 2 केस डिस्कस करूंगा, एक केस इधर वाला पूरा, एक केस इधर वाला। पहले इधर वाला केस डिस्कस करते हैं। आप लोग ऐसा पढ़ते होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते होंगे और मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कि साहब ये ए एटम है, ए एटम के अंदर ये काली वाली क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर तो प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, बाहर में कई सारे ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कई सारे ऑर्बिटल है, वो डिपेंड करेगा कि एटम कौन सा, मैंने तो ए एटम कंसीडर कर लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ इसमें रिवॉल्यूशन शो कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर उसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता रहेगा यदि इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन यदि आपने इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दिया, इतना एनर्जी दे दिया कि वो उसके काइनेटिक एनर्जी से अधिक हो जाए और वो एनर्जी सफिशियंट हो इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से बाहर निकालने के लिए, तो आप उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो जस्ट उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल दे, उसे दे देंगे तो निकलेगा निकलेगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ए एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी है उसको वहां से निकाल दे, उसको आप कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम इतना एनर्जी या इससे अधिक अगर आपने दे दिया किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन
इस ए एटम की ऑर्बिटल को छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन अब बाहर दिखेगा आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर मैंने यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। इसका मतलब अगर आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ निकलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के? नहीं, डिफरेंट ऑर्बिटल के डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू होते हैं। ये आप मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों में ही पढ़ते हो। मैं तो जस्ट ये समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी है जो आपने एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया या उससे अधिक दिया। उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है उसके पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से तो वो रिवॉल्व कर रहा था, वो एनर्जी भी है उसके पास। और ये डब्बे से क्यों घेरा? ये वो एनर्जी है जो आपने उसको दिया। और अब ये वो थ्रेशोल्ड वैल्यू की एनर्जी जो आपने दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो उसके आपने उसको एनर्जी दिया जिसकी वजह से वो फ्री हुआ, तो अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लूज करना चाहेगा। ऑर्बिटल से बाहर निकल गया और अब वो उस एनर्जी को लूज करना चाहेगा। ये जो एनर्जी लूज हो रही है, ये जो एनर्जी लूज हो रही है, अगर ये एनर्जी टोटली लूज हो गई जितना आपने दिया था, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू, तभी वो वहां से रिलीज होगा, या तो उससे अधिक जितना आपने उसको दिया था उसका काइनेटिक एनर्जी के अलावा, वो अगर सारे एनर्जी लूज कर गया तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से वहीं गिर जाएगा जहां था, वही ऑर्बिटल में चला जाएगा, उसी एटम में चला जाएगा जहां था। मतलब वो इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्डेड हो जाएगा, वो उसी एटम के उसी ऑर्बिटल में चला जाएगा जहां था। अगर वो कुछ ज्यादा ही लॉस कर गया तो हो सकता है अंदर वाले ऑर्बिटल में चला जाए, लेकिन उसी एटम में चला जाएगा। अगर वो दी हुई जो आपने बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड की दी हुई सारी एनर्जी को लॉस कर दे। और पता है, इस कदर आपने देखा कि यहाँ पर ए एटम का जब इलेक्ट्रॉन निकला थ्रेशोल्ड एनर्जी देने से, तो ए एटम का हो गया ऑक्सीडेशन, ए एटम का हो गया ऑक्सीडेशन। और जब आपने देखा कि वो सारे एनर्जी को लूज कर दिया, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, लाइटनिंग के फॉर्म में लॉस हो गई, और वो इलेक्ट्रॉन फिर से ए एटम में ही चला गया। तो इस कदर ए एटम का फिर से क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मतलब सेम एटम का ऑक्सीडेशन और सेम एटम का रिडक्शन, ऐसा बायोलॉजी में नहीं होता है, ऐसा लिविंग वर्ल्ड में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा होता है कहाँ? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन खूब सारे ऐसे होते हैं, फिजिकल फिनोमेना ऐसे खूब सारे होते हैं। कुल मिला के ये कंसेप्ट आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन फिर मैंने बताया क्यों? बताया इसलिए आपको इसी कंसेप्ट से मैं रिलेट करूंगा मैं अपने बायोलॉजिकल फिनोमेना को, कि कैसे आप एनर्जी देंगे और कैसे कहाँ क्या होगा। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि सेम एटम का ऑक्सीडेशन और सेम एटम का रिडक्शन होता है। तो बायोलॉजी में क्या होता है आइए समझते हैं। बायोलॉजी में होता यह है कि आपने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मूव कर रहा था, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। ये लीजिए, हर ऑर्बिटल में इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था। मैं इसके इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से दिखाता हूँ, उसका कारण है, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को इस कलर से दिखाता हूँ। क्यों? मैंने ए एटम और बी एटम अलग अलग एटम दिखाया है, तो सभी के ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम नहीं हो सकते ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, जब एटम अलग है तो सबके ऑर्बिटल अलग अलग होंगे। तो अलग अलग ऑर्बिटल में सेम एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। बाकी डिटेल में जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर मुझे बस ये समझाना है कि देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो भगवान के घर से लाइट आती है, भगवान मतलब सूर्य भगवान, और भगवान के घर से जो लाइट आती है मैंने आपको सिखाया है, उसमें से मोर देन 50% लाइट अर्थ पर गिर नहीं पाती, हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है ज्यादातर, और लेस देन 50% लाइट गिरती है। उसमें से प्लांट, उसमें से जो जितने गिरी है उसमें से प्लांट 2 से 10% यूज कर सकता है, उसमें से प्लांट 2 से 10% यूज कर सकता है लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए। होता क्या है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होता है। इसमें एक प्रिंसिपल पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए सेंटर पर होता है और इसके चारों ओर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं।
इसके चारों ओर बहुत सा क्या दिक्कत है? आप क्या-क्या लिख रहे हैं बाद में दिखा रहा है आपका फोटो भी रुक गया। लैग हो रहा है जी, किसी का लैग हो रहा है क्या? टेक्निकल इशू है, किसी का लैग हो रहा है? नो नहीं, आवाज आ रही है। वीडियो दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। जिसको दिक्कत होगा बोल देना, ठीक है। तो ये फोटो सिस्टम जो होता है ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है, सेंटर पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, साइड से कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड भी हो सकता है, ये सब बात में फोटोसिंथेसिस में बताया हूँ। मुद्दे की बात ये है कि इसमें होता है सेंटर पर मैग्नीशियम +2 एटम और +2 के फॉर्म में, ये मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में। अगर मैग्नीशियम +2 से, अब क्लोरोफिल ए का पूरा स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस में बताएं, यहाँ बताएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम +2 से और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो तब होगा जब इस पे इतनी एनर्जी गिर जाए कि ए एटम मान लो मैग्नीशियम हो, इतनी एनर्जी गिर जाए इस पे कि मैग्नीशियम +2 का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप कर जाए। और ऐसा तब होगा जब भगवान के घर से लाइट है, और भगवान के घर से अगर लाइट सिर्फ अकेले इस मैग्नीशियम पर गिरती क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के, तो उतने एनर्जी सफिशिएंट नहीं होते मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए सारे बगल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। ये सब भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं कराते। ये उस एब्जॉर्ब एनर्जी को, एक मैकेनिज्म होता है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, उस मैकेनिज्म से सेंटर वाले जो क्लोरोफिल ए है उसको सारा एनर्जी दे देते हैं, और अब क्लोरोफिल ए के पास खूब सारा एनर्जी हो जाता है, और उस एनर्जी की वजह से ये मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इस मैग्नीशियम +2 पे भयानक चार्ज क्रिएट होता है। और ये मैग्नीशियम +2 और ये इलेक्ट्रॉन कहां गया वो अब आप पूरा उसमें पढ़ेंगे, आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक ईटीएस में आप पढ़ते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस में, यहाँ नहीं बताएंगे हम, ठीक है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है पूरा। कुल मिला के समझे कि अगला को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा दोबारा, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके बगल में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें एक एटम होता है इसको बोलते हैं एमएन, और एमएन का आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरिएबल होता है, ग्रुप बी का है, ठीक है। तो ये बहुत वेरिएबल होता है। ये क्या करता है, मैग्नीशियम +2 बौला जाता है इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, ये एमएन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और एमएन से जितना पड़े खींच ले इमरजेंसी में, एमएन का तो ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल है ही। अब एमएन पे जब चार्ज इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो एमएन बौला जाता है, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसमें एमएन एटम है, वो बौला जाता है कि हम कहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इसको दिखता है बगल में वाटर होता है, अब ये सब लोकेशन नहीं बताएंगे, यहाँ फोटोसिंथेसिस में पढ़ाए हुए हैं। वाटर होता है बगल में, और वो वाटर को तोड़ देता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन में, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एमएन को मिल जाता है, एमएन खुश, मैग्नीशियम +2 खुश, वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाते हैं। ये प्रोटॉन जाके जमा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको बोलते हैं ल्यूमेन, क्योंकि ये सारा कहानी ल्यूमेन के मेम्ब्रेन पर चल रहा था, ये सारा कहानी ल्यूमेन के मेम्ब्रेन पर चल रहा था, और ल्यूमेन का ही वाटर टूटा, तो अंदर में प्रोटॉन बच गया, प्रोटॉन जमा होता रहेगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन का क्या होगा, जब ऐसे ऐसे दो वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर O2 बन जाएगा, और ये O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा क्लोरोप्लास्ट से। कुल मिला के ये मैग्नीशियम +2 ने अपना इलेक्ट्रॉन को तब उड़ाया जब उस पर इतना लाइट गिर गया। तो जब इस पर लाइट गिरा तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो किसी का रिडक्शन हुआ होगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पाने के लिए दूसरे का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो फिर इसको कौन दिया इलेक्ट्रॉन, वाटर दिया। अब ये सब इसके आगे का पूरा कहानी फोटोसिंथेसिस होता है। कुल मिला के मुझे समझाना था भगवान के घर से जो लाइट आती है उस लाइट का होता क्या है। कुल मिला के भगवान के उस लाइट से फाइनली वाटर को तोड़ा जाता है, फाइनली हो तो यही रहा है, और वाटर को तोड़ के प्रोटॉन ग्रेडियंट इस ल्यूमेन के अंदर खूब सारे प्रोटॉन जमा किए जाते हैं, और वही प्रोटॉन इतना जमा हो जाता है कि धक्का लगाता है इस ल्यूमेन से बाहर निकलने के लिए, और जब वो बाहर निकलता है, जब 3 प्रोटॉन बाहर निकलता है ऑन एन एवरेज, कल हम पढ़ेंगे, तो लगभग 1 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए
ये एक रिव्यू देना जरूरी था ताकि आप समझ पाए। बाकी इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ाए हुए हैं कहाँ पर, फोटोसिंथेसिस में। जो लोग नहीं पढ़े हैं आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपको भी पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस। जब हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन फोटोसिंथेसिस तो आपको बहुत सारी बातों का रीजन बताएंगे कि इस बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, एमएन ही अकेला होता है क्या, कोई और भी होता है, सारी बातें बताएंगे हम, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या काम आने वाला है, ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट में आपको सिखाने से पहले कुछ 4 टर्मिनोलॉजी सिखाता हूँ जो बहुत बेसिक है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे सुन सुन के कंफ्यूज हो गए हैं, सुन सुन के कंफ्यूज हो गए हैं। एक टर्म होता है ऑक्सीडेंट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक टर्म होता है रिडक्टेंट, इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर और एक टर्म होता है रिड्यूसिंग पावर। इन 4 टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ गए तो आप वो सारी बातें समझ जाएंगे जो आज हम आपसे करना चाह रहे हैं। ये 4 टर्मिनोलॉजी है। देखिए, पहला टर्मिनोलॉजी ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट। तो ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। कैसे करेगा दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब दूसरे से हाइड्रोजन छीन लेगा। खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। खुद का क्या होगा, रिडक्शन, मतलब खुद में दूसरे से छीना हुआ हाइड्रोजन ऐड कर लेगा। द टेंडेंसी, द पावर, द क्षमता, द औकात। The tendency, the power, the क्षमता, the औकात to thinning the hydrogen, to thinning the hydrogen, to removing the hydrogen from the others, or the tendency or the power to accept the hydrogen, to accept the hydrogen is called as oxidizing power। मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट की दूसरे से हाइड्रोजन छीनने की जितनी ज्यादा क्षमता है, उस हाइड्रोजन को छीनने की क्षमता ही ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाती है। अगर दूसरे से आप हाइड्रोजन छीन रहे हैं तो खुद में ले रहे हैं, मतलब उल्टा करके बोलिए, खुद में हाइड्रोजन रखने की क्षमता ही ऑक्सीडाइजिंग पावर है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरा टर्म रिडक्टेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। एजेंट किस चीज का एजेंट है, ये रिडक्शन करने वाला एजेंट है, मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करेगा क्योंकि यह एजेंट है। दूसरे का रिडक्शन, रिडक्शन कैसे, हाइड्रोजन देकर, हाइड्रोजन देकर। खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे, अपना ही हाइड्रोजन निकाल कर। द टेंडेंसी, द करेज टू गिव द दान। कौन सी दान, हाइड्रोजन। द टेंडेंसी, द टेंडेंसी टू गिव द हाइड्रोजन फ्रॉम इटसेल्फ टू द अदर इज कॉल्ड एज reducing power। reducing power मतलब क्या, reducing एजेंट की वो क्षमता जिस क्षमता के साथ वह दूसरे को हाइड्रोजन दे सकता है, अपना हाइड्रोजन, मतलब अपने से हाइड्रोजन निकालने की क्षमता कहलाती है reducing power। मतलब एक reducing एजेंट के पास जितना ज्यादा reducing पावर उतना अच्छा reducing एजेंट। मैंने सिखा दिया आपको, बायोलॉजी में यही काम आएगा। लेकिन केमिस्ट्री में आप 3 तरीके के, पता नहीं अलग अलग, तो मैं तो केमिस्ट्री भूल भी गया, लगभग 7-8 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़े। तो उसमें आप एक चीज पढ़ते होंगे कि एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है एम्फोटेरिक, ऐसा कुछ पढ़ते होंगे। आप कहते होंगे मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, और एम्फोटेरिक में दोनों ही टेंडेंसी है, पढ़ते होंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी, मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, और बोलते होंगे एम्फोटेरिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने देने दोनों की टेंडेंसी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो पता है फिर क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो एजेंट है जो ज्यादा टेंडेंसी रखता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की, मतलब उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है और रेड्यूसिंग पावर बहुत कम है। मतलब
वो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन लेने वाला आदमी है तो वो दूसरे को दे कहां से सकता है? अगर देने की बात आए तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा हो जाएगा। ऐसे आप रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में बोलेंगे, अगर वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, तो आप उसके बारे में बोलेंगे कि ऐसा रेड्यूसिंग एजेंट है जो देने की टेंडेंसी खूब सारा रखता है लेकिन लेने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है। तो वो ऐसा नहीं कि उसके पास ऑक्सीजनिंग पावर नहीं होगा, होगा, ले सकता है, लेकिन ठीक है यार, ला ले लेंगे। लेने की बात आए तो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होगा। इन 4 टर्मिनोलॉजी में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हर्ष क्लियर है सारे? तुमको तो आराम से क्लियर होना चाहिए यार, भैया तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर हैं। यस सर। पहले से क्लियर था ना ये सब चीज? यस सर। पढ़ाए होंगे भैया, है ना? ये क्लियर है तुम्हारा? क्या नाम है? अतीक? यस सर। अच्छा, इरहान? अच्छा, इरहान आज ज्वाइन ही नहीं किया, उसका आज जुम्मा है। स्वाति को तो क्लियर ही होगा। अब आओ इस पे हम आते हैं, अब आते हैं इस पे। देखो होता क्या है, अब ये वाला भूल तो नहीं करना, लाल डब्बा वाला। अब बताते हैं लाल डब्बा से इस वाले डब्बे को कनेक्ट करेंगे। देखो क्या, अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो ए एटम के अंदर है, अगर तुम इसको भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा एनर्जी दे दिया, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा या उसके बराबर कम से कम दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लूज होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां से लूज हो चुका है। और वो लूज इलेक्ट्रॉन को अब तुम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है इंस्टेंटली, अभी पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ वो एसोसिएटेड नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन वही फ्री एनर्जी जो लिया है उसको वो क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। लेकिन यहां पर वो एनर्जी जो लूज कर रहा है टोटली नहीं, पार्शियली। क्योंकि जैसे ही ए एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बगल में कोई ना कोई होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अभी आपने देखा था Mn से निकला तो Mg+2 हो गया, Mg+2 से निकला तो कोई लिया होगा, मैंने बताया ना, वो साइक्लिक में बताया, कोई ना कोई फ्यूफाइटिन वहां पे रहता है, ले लेता है। तो यहां क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है कि बीच में थोड़ा सा एनर्जी लॉस किया, तब तक अगला कोई ना कोई ले लिया। लेकिन अगला जो भी लेगा उस इलेक्ट्रॉन को, उसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख इसके तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई एटम है बी एटम, तो क्या उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे, हो सकता है, या भी हो सकता है अगर प्लस चार्ज हो तो नहीं भी हो। लेकिन कुल मिला के उसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की अगर भूख नहीं होगी उसके पास तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलने की नौबत आती है, वहां पर बगल में कोई ना कोई उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्द ए एटम से जो निकला है वो बी एटम में घुस जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर बी एटम में घुस जाएगा तो इस कदर बी एटम का क्या हो गया, ए एटम का हो गया ऑक्सीडेशन, और बी एटम का हो गया रिडक्शन। देख लो, यही मुझे सिखाना है। बायोलॉजी में सेम एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता। बायोलॉजी में एक एटम का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का कंफर्म होगा रिडक्शन, और होगा ही रिडक्शन। नहीं तो केमिस्ट्री वाले मुझे डंडा मारेंगे, बोलेंगे मास्टर साहब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बॉक्ता कब तक रहेगा? जब आप कह रहे हैं कि सेम एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा तो कब तक बौखेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन? तो मैं तो कह रहा हूं जैसा निकलेगा बगल वाला दूसरा ले लेगा। लेकिन तब तक के ड्यूरेशन में ये जो एनर्जी पार्शियली लूज हुआ, लिविंग सिस्टम ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये सीखा है कि इस लूज्ड एनर्जी जो पार्शियली लूज हुआ है, इसको हम किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लें। वो हो सकता है CH बॉन्ड हो, या वो हो सकता है PH बॉन्ड। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है तो CH बॉन्ड में भी वो एनर्जी जा सकती है, PH बॉन्ड में भी जा सकती है। हम देखेंगे कैसे जाती है, अभी देखेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मुद्दे की बातें निकल के आई, बस एक लाइन मुझे सिखाना था, वो लिख देता हूं मैं। आज के बाद जब भी तुम सुनोगे कि किसी कंपाउंड का हो गया ऑक्सीडेशन, तुम्हारे दिमाग में बस एक बात आना चाहिए, एनर्जी लूज या कंजर्व? एनर्जी रिलीज हुई होगी किसी की। और अगर तुमने आज के बाद सुन लिया रिडक्शन, तो एनर्जी लूज या कंजर्व?
एनर्जी कंजर्व हुई होगी। बस मुझे यही लाइन सिखाना था। मैं चाहता तो एक लाइन इसको डब्बे में घेर के बोल देता है, बेटा इसको छत पे दौड़ लगा के याद कर लेना, और तुम याद भी कर लेते। लेकिन आज तुम फील किए हो कि ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती कैसे है। ये देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कुछ एनर्जी तो CH बॉन्ड या KH बॉन्ड बनाने में चले गए, और अगर CH KH बॉन्ड नहीं बना तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। और इसी में कुछ एनर्जी जो उसका काइनेटिक एनर्जी भी था, और कुछ वो एनर्जी भी था जो आपने थ्रेशोल्ड से अधिक दिया था या बराबर दिया था, उसके कुछ एनर्जी इस बी एटम में कंजर्व हो गई। और अगर बी एटम में जाकर कंजर्व हो गई तो वो CH बॉन्ड बनाया हो सकता है वो PH बॉन्ड बनाया हो, वो हम देखेंगे आगे अभी क्या होगा। जहां अगर बी एटम में गई है तो वहां पे वो एनर्जी लेके गई है, और यहाँ पर रिलीज एनर्जी से भी आप CH बॉन्ड बना सकते हैं, और वो हीट के फॉर्म में भी लॉस हो सकता है। कुल मिला के ए एटम की एनर्जी बी एटम में कंजर्व हो गई, ए एटम का ऑक्सीडेशन, बी एटम का रिडक्शन। मतलब आज के बाद आप जब जब भी सुनेंगे ऑक्सीडेशन मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ किसी का तो रिडक्शन पक्का हुआ होगा किसी का, तो उसमें एनर्जी कंजर्व हुई होगी। बोलो ये खेल समझ में आया हो? यस सर। अरे Yes, आसिफ, sir. समझ में आ गया ये खेल? Yes, sir. इस मीटिंग का हमारे पास 6 मिनट टाइम है। मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ, आपको नोट्स मिल चुका है। आप यहाँ तक उस पेज को पढ़ लीजिए जल्दी, फिर मैं नया मीटिंग क्रिएट करूंगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लिविंग सिस्टम में ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन कराने के लिए कौन जिम्मेवार है। मतलब एक किसी का ऑक्सीजन करा के एनर्जी निकाल लेना और वही एनर्जी किसी दूसरे में घुसेड़ देना बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों का भी नहीं है, ये किसी एंजाइम का खेल है। और उस एंजाइम के बारे में अभी देखेंगे कि वो कौन ऐसा एंजाइम है जो ये काम करा रहा है लिविंग सिस्टम में। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से देख लीजिए, जहां तक मैंने बताया है नोट्स में, उसके बाद हम नया मीटिंग क्रिएट करते हैं।